कि घचाघच को भी वो फास्ट फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो समय बचा पाए और अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पूरा कर पाए। जिससे होता ये है कि वो सभी बहस और सेक्स के बिल्कुल अंतिम रूप पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार उसकी वाइफ डोंगा को उसके साथ घचाघच करने में बिल्कुल भी मजे नहीं आते और उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि खाने की टेबल पर जब उसने टाइम को फास्ट फॉरवर्ड किया था तो उस दौरान जो भी कोई बातचीत हुई थी वो उसे घंटा भी याद नहीं थी। जिस पर वो फटाफट जग्गू झाटी के पास कॉल करता है और उससे पूछता है टाइम फास्ट फॉरवर्ड के बीच में जो भी कुछ हुआ वो मुझे याद क्यों नहीं है। जग्गू उसे बताता है कि जब तुम टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो तुम्हारा शरीर ऑटो पायलट पर चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग तो कहीं और होता है और तुम्हारी बॉडी वहीं पर होती है। बोले तो तुम वहाँ पर हो भी और नहीं भी। जिसके बाद जग्गू वहाँ से चला जाता है और अफगानी झाट उस रिमोट को छोटी छोटी चीजों में यूज करता है, जैसे कि खुद को हुए जुकाम में, ट्रैफिक जाम में और नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होने में और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में वो उस रिमोट को बार बार फास्ट फॉरवर्ड के लिए यूज करता है। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब उसे जापानीज लोगों को अपना डिजाइन दिखाना था जो कि उसने ऑटो पायलट मोड पर बनाया था। ये मीटिंग तब तक काफी अच्छी जा रही थी जब तक उसके बॉस जाहिल ने जापान के खिलाड़ियों का मजाक नहीं उड़ाया था, जिस पर जापानीज एक्सक्यूज बोलकर अपनी टीम के साथ बातचीत करने थोड़ा साइड में आ जाते हैं। तभी अफगानी के दिमाग में चूल सी मचती है कि जरा सुन तो लूं वो लोग क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए वो रिमोट को उन पर तानता है और वॉल्यूम को हाई कर देता है, जिससे उसका काम बन जाता है और उसे पता चलता है कि उन चाइनीज लोगों को उसका बनाया हुआ डिजाइन रद्दी भर भी पसंद नहीं आया और वो कह रहे हैं कि उसने ये डिजाइन पक्का एशियन आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्री देखकर बनाया होगा, जो कि सच था। जापानीज अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कमरों का साइज और बड़ा करना चाहते थे और लोभी में एक नदी के डिजाइन का होना उनको बेवकूफी लगती थी। जापानीज बॉस कहता है चलो फटाफट खाना खा के यहाँ से निकलते हैं, जिसके बाद हम एक ढिंचैक से क्लब में जाकर पार्टी और मौज मस्ती करेंगे। वो वापस से टेबल पर आकर बैठते हैं जहाँ अफगानी जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी, तो वो उसी हिसाब से काम करता है। कहता है ये डिजाइन बिल्कुल बकवास है, हमें कमरों का साइज और बड़ा कर देना चाहिए और लोभी के बीच में नदी का क्या ही काम, हमें तो बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। और कहता है इस खाने की टेबल के बाद हम एक ढिंचैक से क्लब में जाएंगे, जिस पर सारे जापानीज खुश हो जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को अफगानी की कंपनी को दे देते हैं। आगे वो देर रात अपने बच्चों के लिए साइकिल और अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर घर पहुंचता है। वाइफ डोंगा उसे इतनी बड़ी खुशी का कारण पूछती है तो वो बताता है कि वो अपने बॉस जाहिल का बिजनेस पार्टनर बन चुका है और ये सुनते ही वो उस पर खुशी से कूद पड़ती है। अगले दिन अफगानी झाट की खुशी निराशा में बदल जाती है जब उसे अपने बॉस जाहिल से पता चलता है कि उसने अभी तक उसे अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया है। वो कहता है उस जापानीज होटल को बनाने का स्ट्रक्चर और उसकी प्लानिंग पूरी करके दो, जिसके बाद ही मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा। और ये सब सुनते ही अफगानी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उस होटल का स्ट्रक्चर और उसको बनाने की प्लानिंग को पूरा करने में कुछ महीनों का टाइम लग जाना था और वो अपने प्रमोशन की बात अपनी वाइफ को बता चुका था। इसीलिए वो गुस्से में रिमोट से जाहिल को पोज कर देता है और उसे देह तड़ातड़ चमाट मारता है और उसके मुंह पर पाद भी देता है। आगे वो अपने घर पहुंचता है जहाँ प्रमोशन ना मिलने की वजह से वो बहुत परेशान है। इसीलिए वो अपने बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग्स का मजाक उड़ाता है, जिस पर बच्चे रोने लगते हैं और वो अपनी वाइफ डोंगा के साथ भी बहस करता है, जिससे उसके दिमाग का भांग भोसड़ा एक हो जाता है। इसीलिए वो अपनी लाइफ को जब तक कि उसे प्रमोशन ना मिले फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और खुद को अपनी प्रमोशन पार्टी में पाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसको अपने बॉस का पार्टनर बनने में 1 साल का समय लग गया और उस बीते 1 साल में उसकी वाइफ के साथ उसके रिश्ते की गांड मर चुकी थी, क्योंकि वो ऑटो पायलट पर जो था। घर पर वो अपने बच्चों से मिलता है जो कि अब 1 साल बड़े हो चुके थे और अब कार्टून देखना पसंद नहीं करते थे, जहाँ उसे ये भी पता चलता है कि उसका कुत्ता संडास मर चुका है, जो जानकर वो टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वाइफ उसे अपने गले से लगाकर सांत्वना देने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो बदल जाएगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। जिसके बाद उसकी वाइफ का घचाघच करने का मन था तो रिमोट ऑटोमेटिकली उसके घचाघच के टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जिसमें वो पाता है कि उसने फिर से अपनी वाइफ को गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया और सोचता है कि उसने तो रिमोट को छुआ ही नहीं, फिर ये अपने आप ही फास्ट फॉरवर्ड कैसे हो गया। वो फटाफट जग्गू झाटी को बुलाता है इस समस्या का हल निकालने के लिए, जहाँ जग्गू उसे कहता है ये रिमोट बहुत ही एडवांस है जो कि तुम्हारी इच्छा शक्ति को यूज करके उसी के हिसाब से काम करता है और कहता है तुमने अपने टाइम को पूरे 1 साल तक के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, यहाँ तक कि घचाघच को भी। तो अब जब भी तुम अपनी वाइफ के साथ संभोग करोगे तो ये अपने आप ही उसे फास्ट फॉरवर्ड कर देगा और जब भी तुम्हारी बॉस के साथ प्रमोशन की बात होगी तो वो उसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा और जब भी तुम ट्रैफिक जैम में फंसोगे तो ये उसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा और जब भी तुम नहाने धोने के लिए जाओगे तो ये उसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ तक कि जब भी तुम अब बीमार पड़ोगे तो वो तुम्हारी बीमारी को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि तुमने इन सब चीजों में उस रिमोट को फास्ट फॉरवर्ड के लिए यूज किया था। तो अब वो अपनी खुद की मेमोरी को यूज करते हुए तुम्हें सीधा परिणाम तक ले जाएगा। ये सारी बातें सुनकर अफगानी का दिमाग खराब हो जाता है तो वो जग्गू से उसे उसका रिमोट वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे लेने से साफ साफ मना कर देता है और वो रिमोट पूरा चेप आत्मा था तो वो उसे तोड़ भी देता है तो वो फिर से उसके हाथ में आ जाता है। वो उसे बाहर फेंक देता है तो वो फिर से उसके हाथ में आ जाता है, यानी कि अब उस रिमोट से पीछा छुड़वाना महाभारत है। अगले दिन अफगानी बिना नहाए धोए बाथरोब पहनकर साइकिल से अपने ऑफिस पहुंचता है ताकि रिमोट उसके टाइम को फास्ट फॉरवर्ड ना कर दे, जहाँ पर उसका बॉस उसका पार्टनर जाहिल उसे बताता है कि वो अब रिटायरमेंट ले रहा है और गोवा की एक लंबी ट्रिप पर जा रहा है, जिसके जाने के बाद वो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर टीम का लीडर बन जाएगा और कुछ ही सालों में वो प्रमोट होकर कंपनी का सीईओ बन जाएगा। जिसके बाद वही होता है जो नहीं होना था, प्रमोशन की बात छिड़ी थी तो रिमोट अपने आप काम करता है और टाइम को 10 साल के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, जहाँ हम फ्यूचर में देखते हैं कि वो एक अमीर आदमी है और उस आर्किटेक्चर कंपनी का सीईओ बन चुका है। लेकिन उन बीते सालों में फास्ट फूड खाने की वजह से वो बहुत मोटा हो चुका था। वो फटाफट कपड़े पहनता है और अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर वो पाता है कि उसके बच्चे भी अब बीते 10 सालों में बड़े हो चुके हैं। उसका बेटा बहन उसी की तरह मोटा है और उसकी बेटी अब किसी लड़के को
डेट कर रही है और उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उससे तलाक ले लिया है और एक नए आदमी से शादी कर ली है। ये सब देखकर वो गुस्सा हो जाता है और अपनी वाइफ के नए हस्बैंड को मारने कूटने पर उतर आता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है जो कि उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। आगे जब उसकी आंख खुलती है तो 6 साल बीत चुके थे, जहाँ हॉस्पिटल में उसकी वाइफ उसको बताती है कि उसको कैंसर हुआ था, जिसका कई सालों तक इलाज चला। और जब उसको कैंसर से निजात मिली तो उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिसमें डॉक्टरों को उसकी चर्बी को वैक्यूम करके निकालना पड़ा। वो पतला तो हो गया था पर उसकी खाल अभी भी उतनी ही थी। आगे वो फिर से अपनी कंपनी पहुंचता है, जहाँ पर वो अपने बेटे से मिलता है, जो कि अब जवान और हैंडसम लोंडा बन चुका है। ऑफिस में वो अपने बेटे से कहता है दादा दादी वो और मैं साथ में शाम को आइसक्रीम खाने बाहर चलेंगे, जिस पर उसका बेटा कहता है दादाजी की तो बहुत टाइम पहले ही मौत हो चुकी है। जो सुनते ही अफगानी झाट टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो अपने पिता की कब्र पर पहुंचता है, जहाँ पर वो उस रिमोट को फिर से यूज करता है अपने पिता के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को देखने के लिए, जहाँ उसके पिता उसके ऑफिस में आते हैं उसे रात के खाने का इन्विटेशन देने के लिए। लेकिन अफगानी झाट तो ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था, तो वो उनकी तरफ देखे बिना ही उनके इन्विटेशन को ठुकरा देता है। उसका पिता उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पिता पर ही गुस्सा हो जाता है, जिस पर उसका पिता ऑटो पायलट मोड पर चल रहे अफगानी झाट से उसका टाइम खराब करने के लिए माफी मांगता है और अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चला जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और जग्गू झाटी कहता है मैं माफी चाहता हूँ तुम्हारे पिता को तुमसे दूर ले जाने के लिए, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो रहमत से गिरा। बोले तो मैं एक यमराज हूँ और मेरा एक ही काम है लोगों को लोगों से दूर ले जाना। ये सब सुनकर अफगानी काफी गुस्सा हो जाता है और उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन वो गायब हो जाता है और उसके पीछे फिर से प्रकट हो जाता है, जिससे डरकर अफगानी फिर से रिमोट को यूज करता है और उसे एक अच्छी सी जगह ले जाने के लिए कहता है, जिसमें फिर से कई साल बीत जाते हैं और वो भविष्य में अपने बेटे की शादी में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ से मिलता है और उन्हें गले से लगाता है। वो अपनी बेटी से भी मिलता है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है, बोले तो बहुत बड़ी। जिसके बाद जब वो अपनी वाइफ के साथ डांस करता है तभी उसको दिल का दौरा पड़ता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर उसका बेटा और उसकी बेटी बगल में ही खड़े थे। वो अपने बेटे से पूछता है तो हनीमून के लिए कब जा रहे हो? बेटा कहता है हमने हनीमून को कैंसिल कर दिया है एक काम के चलते। तभी अफगानी को डर लगने लगता है कि उसका बेटा भी वही गलतियां कर रहा है जो उसने की थी। तभी वहाँ पर नर्स आती है और उन दोनों को बाहर ले जाती है, जिसके बाद वो अपने शरीर में पड़ी हुई आखिरी ताकत को इकट्ठा करता है और अपने बेटे के पास पहुंचने की कोशिश करता है, ये कहने के लिए कि उसे हनीमून पर जाना चाहिए, काम तो होता रहेगा। वो उनके पीछे जाता है और सड़क पर गिर जाता है, जहाँ उसका परिवार उसे घेर लेता है। वो अपने बेटे से कहता है तुम्हें फैमिली के साथ समय बिताना चाहिए और अपनी बेटी से माफी मांगता है उसके साथ समय न बिता पाने के लिए। जिसके बाद वो अपनी वाइफ डोंगा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये सब कहने के बाद उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर निकल लेते हैं। जिसके बाद अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो अपने आप को विशाल मेगा मार्ट में पाता है, जिसमें वो एक यूनिवर्सल रिमोट ढूंढने के लिए गया था। उसे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि उसने जो भी कुछ देखा वो सिर्फ एक सपना था। आगे वो दौड़ते हुए अपने परिवार के पास पहुंचता है और उन्हें गले से लगा लेता है और वादा करता है कि वो अपने परिवार के साथ वक्त जरूर बिताएगा। तभी उसको अपनी टेबल पर एक नोट के साथ वही रिमोट मिलता है, जिसमें लिखा था अच्छे लोगों को ब्रेक की जरूरत होती है और मैं जानता हूँ कि तुम इस बार बिल्कुल सही फैसला लोगे। जिसमें वो रिमोट को उठाता है और डस्टबिन में डाल देता है और काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इस बार रिमोट फिर से गायब होकर उसके हाथ में नहीं आया। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये छोटी छोटी खुशियां ही तो है जो हमें जिंदा रखती हैं। हमें अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, उनकी अहमियत जाननी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारे पीछे ही तो हैं। कभी इमेजिन करके देखना अगर आप अपने परिवार के सदस्य नहीं होते तो उन पर क्या बीतती। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।